यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 268 में, नोट्स पे देख लेना। ये है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है। और कठोर दायित्व यूनिट 5 का क्वेश्चन है। यूनिट 5 में 2 टॉपिक हैं, कठोर दायित्व, इसके साथ जो केस आएगा और रायलेंड्स बनाम फ्लेचर, ये तुम्हारी यूनिट्स में नीचे लिखा हुआ है। तो अगर ये केस ही पूछ ले तो समझ लेना कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अर्थात कठोर दायित्व पूछ रहा है। उसके बाद आता है एक और दायित्व दिया हुआ है, वो है पूर्ण दायित्व, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। वो भी इसी यूनिट में है, दोनों को साथ पढ़ना है। अब याद रखना दोनों का सीरीज में मैंने क्वेश्चन अलग अलग दिया है, बट अभी मैं नोट्स पे समझाऊंगी तो एक बार में समझाऊंगी, तुम एक ही क्वेश्चन तैयार करके जाना। जब रायलेंड्स बनाम फ्लेचर पूछेगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तो तुम इसको पूरा लिखोगे, लास्ट में इंडिया के बारे में थोड़ा सा एब्सोल्यूट लायबिलिटी लिखोगे, थोड़ा सा। अगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी लिखा तो इसको भी तुम ब्रीफली लिखोगे, थोड़ा सा लिखोगे, थोड़ा सा मतलब की पॉइंट सारा लिखोगे, ठीक है। और फिर इसको लिखोगे। कुल मिलाकर के इस पर कंक्लूजन तुमको एब्सोल्यूट लायबिलिटी और हेडिंग भी तुमको एब्सोल्यूट लायबिलिटी का ही डालना है, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी बोला है, बीच में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को पूछा है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ही हेडिंग डालना, कंक्लूजन भी इसी के बारे में लिखना, थोड़ा सा एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहीं बीच में लिख देना, ठीक है। ओके, ये देखो, ठीक है। ओके, देखो ये लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से हानि पहुंचाता है, परंतु कुछ स्थितियों में व्यक्ति की बिना गलती नो फॉल्ट लायबिलिटी के भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इसे हम सख्त दायित्व कहते हैं, ठीक है। कठोर दायित्व और निरपेक्ष दायित्व भी कहते हैं। एब्सोल्यूट दायित्व, दोनों अलग अलग हैं, ठीक। भारत में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू नहीं होती, लागू होती थी, अब नहीं होती। और कौन सा लागू होता है? एब्सोल्यूट। चलो अब हम इसको जूम कर ले रहे हैं, और चूंकि इसको हम कल की तरह समझाएंगे, सॉरी रुक जाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो इसका नाम ही स्ट्रिक्ट है, जैसे हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पेरेंट्स भी पिघल जाते हैं हमारी गलती पर, है ना। इसका कठोर हिंदी में होगा कठोर दायित्व, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स हमारे पिघल जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस लायबिलिटी में कुछ अपवाद भी हैं, कभी कभी इस लायबिलिटी से इंसान बच भी जाता है, ठीक है। ओके, तो क्या होता है जब किसी एक व्यक्ति की लापरवाही से, क्या होता है लापरवाही से, मेरी राइटिंग एकदम खराब जा रही है आज, एक मिनट। एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण या उसके जानबूझकर का, ठीक है, इसका मतलब इसमें इंटेंशन का महत्व नहीं है, चाहे वो जानबूझकर कर रहा है और चाहे लापरवाही से कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इंटेंशन की आवश्यकता नहीं होती कि उसने जानबूझकर किया है या लापरवाही से, इंटेंशन आशय की आवश्यकता नहीं होती। जब एक व्यक्ति की लापरवाही या जानबूझकर के कारण किसी अन्य व्यक्ति को क्या हो, क्षति हो, इंजूरिया हो, किसी अन्य व्यक्ति को क्या हो, नुकसान हो, अन्य व्यक्ति को क्या हो, नुकसान हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ओके। अब देखो, ये मैंने समझाने के लिए बोला, ओके। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बहुत अच्छी इसकी परिभाषा दी है, ये परिभाषा अगर हम लिख देंगे एग्जाम में तो अच्छा होगा, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब क्योंकि ब्रिटिश कानून है, ब्रिटिश केस है, तो वहाँ का जो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। इन्होंने कहा जो व्यक्ति अपनी जमीन पर ऐसा, तो यहाँ बगल में लिखा हुआ इसको लिख लेना, जो व्यक्ति अपनी जमीन पर ऐसा खतरनाक पदार्थ लाता है, लिख दे रहा है मैं यहाँ पर परिभाषा, हमारे एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। जो व्यक्ति
अपनी जमीन पर ऐसा खतरनाक पदार्थ लाता है। देखो, जो परिभाषा हम लिख लेते हैं ना, तो उसी से तोड़कर हम की एलिमेंट लाते हैं, लाता है। एक मिनट। यदि बाहर निकल जाए तो नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी राइटिंग आज बहुत खराब है। पहुंचा सकता है, ठीक है। उसे अपने खतरे पर संभालना होगा। उसे क्या होगा, उसे क्या करना होगा, उसे देखो थोड़ा सा ना यहाँ गूगल ट्रांसलेट। उसे ऐसे खतरे होने पर, मतलब ऐसा खतरा होने पर क्या करना पड़ेगा, दायित्व के अधीन होना पड़ेगा, ठीक है। कब, जब ऐसी वस्तु बाहर निकल जाए और किसी को क्या कर दे, नुकसान कारित कर दे, ठीक है। अब हम की एलिमेंट ही सीधे लिख रहे हैं, ठीक है। नुकसान कारित कर दे, ओके, ठीक है। परिभाषा बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन देख लेना, ठीक है, ओके। चलो अब तुमको बताते हैं की एलिमेंट्स क्या होते हैं, की एलिमेंट्स कैसे याद किया जाएगा। तो हमारे पास एक अच्छी परिभाषा होनी चाहिए, जैसे ये परिभाषा है। इसमें क्या है, देखो, सबसे पहला की एलिमेंट क्या है, ऐसा खतरनाक वस्तु। आवश्यक तत्व क्या है, पहला आवश्यक तत्व क्या है, खतरनाक वस्तु, ओके, ओके। दूसरा क्या है, वह वस्तु बाहर निकल जाए, क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ओके, ठीक है। ये तो हमने परिभाषा से निकाल लिया, ठीक है, दो तत्व हो गया, ठीक है। तीसरा तत्व भी हम इसी परिभाषा से निकालते हैं, और क्या कर दें, नुकसान कारित कर दें, क्या कारित कर दे, नुकसान कारित कर दे, ठीक है। अब देखो इसमें दो तत्व और होगा। ये जो खतरनाक वस्तु जो है, यहाँ पर एक एलिमेंट और इसके साथ होता जो इस परिभाषा में नहीं दिख रहा। अच्छा, ये रहा, पहला ही था, अपनी जमीन पर लाता है, ठीक है, ये रहा, अपनी जमीन पर लाता है, मतलब इस यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी जमीन की जगह पर अपनी जमीन का ऐसा उपयोग कर रहा है जो क्या है, हानिकारक है, ठीक है, ठीक है, अननेचुरल है, गैर प्राकृतिक यूज कर रहा है, ठीक है। अपनी भूमि का खतरनाक चीज के लिए यूज कर रहा है, गैर प्राकृतिक यूज कर रहा है, ठीक है। चार होगा ये। अब पांचवा एलिमेंट होगा, इस नुकसान का हम पूर्वानुमान लगा सकते थे। ये पांच एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब चलो हम तुमको सारे एलिमेंट बताते हैं क्या क्या होगा। देखो, पहले एलिमेंट बता देते हैं, फिर केस हम लोग देखते हैं, ठीक, ओके। सबसे पहला क्या है, खतरनाक वस्तु, यही है ना। खतरनाक वस्तु क्या क्या हो सकती है, खतरनाक वस्तु क्या क्या हो सकती है, तो कोई भी चीज, ठीक है, जैसे गैस हो गई, जहरीली गैस हो गई, ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, बिजली, पानी, जंगली जानवर या कोई भी हिंसक जानवर, ठीक है, तेल, ये सब खतरनाक वस्तु में आती हैं। कैसे आएंगी, अगर आवश्यकता से ज़्यादा, तुम मान लो तुम्हारे घर में एक टंकी लगी है पानी की, ठीक है, वो खतरनाक नहीं है, बट तुमने क्या किया, घर के चारों तरफ बड़ा बड़ा खूब 100 टंकी बड़ी बड़ी बनवा दी और उसमें पानी भर दिया, आवश्यकता से अधिक कर दिया, खतरनाक परिस्थिति में कर दिया, ठीक है। तेल, तुमने ढेर सारा तेल
अनावश्यक रूप से, अननेचुरल रूप से अपने घर में भर कर रख लिया खतरा हुआ, तो ये चीज़ें क्या कर देंगी, किसी व्यक्ति को, तुमको तो नुकसान कर सकती हैं, किसी अन्य व्यक्ति को भी नुकसान कर सकती हैं। ठीक है, जब किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान करेंगी तभी टॉल्ट होगा। ठीक है, अब जो ये खतरनाक वस्तु है, ये पहला हो गया। देखो यहाँ पे डेंजरस थिंग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेंजरस थिंग। ओके, ये डेंजरस थिंग जो है, हमने राइटिंग ऐसी तैसी हुई है क्या, ओके ओके। अब ये जो डेंजरस थिंग है, ये क्या कर रही है, स्केप कर जा रही है। क्या कर रही है, स्केप कर रही है। इसी के नीचे सारा एलिमेंट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, स्केप कर जा रही है। स्केप का क्या मतलब होता है, बाहर निकल जा रही है। जहां पर इसको आपने रखा था वहां से बाहर निकल गई आप, और वहां से ही नहीं बल्कि आपके आपके हाथ से बाहर निकल गई, आपका जहां तक नियंत्रण था उससे बाहर निकल गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक केस था, ठीक है, बता रहे हैं। एक मान लो कि ये तुम्हारा घर है और यहाँ पर तुमने शेर बांध रखा है। ठीक है, इस कमरे में बांधा था, इस कमरे से बाहर निकल के यहाँ यहाँ घूम रहा है। अभी तक वो आपसे बाहर नहीं गया, जब वो आपकी चारदीवारी से बाहर निकल गया, शेर क्या है, जानवर है, खतरनाक है। ठीक है, और किसी को नुकसान पहुंचा देगा, तो ये थर्ड एलिमेंट होगा, है ना। अभी क्या कर रहा है, शेर बाहर निकल रहा है। ठीक है, स्केप कर जाए तो वो क्या होगा, प्रतिवादी की जमीन से, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा है कि इसके कारण क्षति हुई है, उसकी जमीन से बाहर निकल जाए, उसकी जमीन से बाहर निकल जाए। ठीक है, अब देखो, ऐसी जो जमीन थी इसका असाधारण उपयोग हो रहा था। जमीन का यूज कैसे हो रहा था, असाधारण हो रहा था। ठीक है, अब शेर को तुम अपने घर में बांध रहे हो, क्या घर आपका जो है गार्डन जो है, ये शेर बांधने के लिए नहीं, ये जंगल है उसके लिए। क्या आप घर के अंदर तालाब कर रहे हो, तो क्या घर में तालाब लगाया जाता है, मतलब बनाया जाता है, नहीं, है ना। तो जमीन का क्या था, असाधारण उपयोग हो रहा था। नॉर्मली जिस चीज के लिए होना चाहिए उस चीज के लिए नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपने क्या किया है, बड़ी मात्रा में विस्फोटक को अपने घर में इकट्ठा करके रख लिया है। ओके, बड़ी मात्रा में विस्फोटक का संग्रह करके अपनी जमीन पर रखा है, ये नेचुरल यूज नहीं है, नेचुरल। ठीक है, अब उसके कारण जो स्केप कर गया था, चौथा, किसी को हानि हो। क्या हो, किसी को हानि हो। हानि कैसी होनी चाहिए, वास्तव में मान लो कि शेर बाहर निकला, एक्स ने दूर से देखा और डर गया, सिर्फ डरा है और कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक जो कल तंत्रिका घात पड़े थे वो भी नहीं हुआ है, तब ये वास्तव हानि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मान लो शेर पास में आता, इसको एक्स को काट लेता, या एक्स को तंत्रिका घात हो जाता, या एक्स गिर पड़ता, कुछ भी कारण, तो वास्तविक हानि होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और पांचवा एलिमेंट जो हमने देखा था, पांचवा एलिमेंट, ऐसी हानि का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भाई अगर तुमने अपने घर में बम भर के रखा है, ठीक है, अपने घर में शेर बांध के रखा है, तो इसका पूर्वानुमान लगा सकते हो कि कोई भी, मान लो कि शेर घर से बाहर निकला, तो इसका पूर्वानुमान है साफ साफ कि ये दूसरे को खतरा पैदा करेगा। ठीक है, क्योंकि वो शेर है ना। अपने घर में अगर काटने वाला कुत्ता है तो वो भी इंसान जानता है किसी को काट सकता है ना। बम रखा है तो बम फुलझड़ी तो है नहीं, पटाखा है, अगर पटाखा फूटा ढेर सारा ओवर है तो आग लग सकती है ना। ओके, अब इसके कुछ अपवाद देख लेते हैं। क्या हमेशा व्यक्ति दायित्वहीन होगा, तो नहीं। देखो ये अपवाद बहुत ध्यान से देखना, ये अपवाद तुमको यहाँ लिखने हैं और ये अपवाद तुमको 2-2 पेज में तैयार करना है, लेकिन यहाँ नहीं तैयार करना, यहाँ सिर्फ तुमको 2-2 लाइन में तैयार करना है। जो तुम नहीं तैयार करोगे सिर्फ याद कर लोगे कि हाँ ये अपवाद हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूनिट 2 में, इसी सेमेस्टर की यूनिट 2 में हम देखेंगे जितने अपवाद दिए हैं। ठीक है, ये सारे अपवाद वहाँ एज ए टॉपिक दिए हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला होता है
वादी की सहमति। जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, ठीक है, अगर उसने अपनी सहमति दी है तो प्रतिवादी का दायित्व तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर वादी ने कहा, प्रतिवादी से कहा था कि लाओ मैं तुम्हारा सिर घुमा के लाता हूं, ठीक है, और शेर ने वादी को काट लिया, दायित्वाधीन नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा देखो, प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक आपदा, इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपवाद है, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, क्यों ये सारे अपवाद अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि जितने हमने टॉर्ट पढ़े हैं सारे टॉर्ट में अपवाद लागू होते हैं, सिवाय एक टॉर्ट में जो इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक आपदा मतलब एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, दैवी कृत्य, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैवी कृत्य। ठीक है, अगर कोई चीज क्या है, किस कारण से हुई है, प्राकृतिक आपदा के कारण से, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, है ना, जिसका मानव पहले से क्या नहीं लगा सकता था, अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, मानव की बस की बात नहीं है, ना ही मानव उसको रोक सकता है। कि तुम्हारे घर में तालाब बना है, अचानक भूकंप आ गया या अत्यधिक अचानक वर्षा होने लगी, अत्यधिक वर्षा होने लगी, ठीक है, बादल फट गया, तो तुम जल्दी से दौड़ के सारा पानी इकट्ठा कर लोगे अपनी हाथ में लेकर और कहीं और डालोगे, नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड है तीसरे व्यक्ति का कृत्य, किसी थर्ड पार्टी ने बीच में हस्तक्षेप कर दिया हो। ठीक है, मान लो कि ए का शेर है, ए ने अपने गार्डन में शेर बांध के रखा था और बी आया, उसने चुपके से शेर को खोल दिया, शेर बाहर गया और सी को काट लिया, तो इसमें वादी की गलती भी नहीं है और प्रतिवादी की भी गलती नहीं है। ठीक है, ओके, किसी अजनबी ने, अनजान व्यक्ति ने, अजनबी का मतलब ये नहीं है कि जिनको दोनों ना जानते हों, हो सकता है कि दोनों जानते हों, बट उस कृत्य में जो काम हुआ है उस काम के लिए वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, अजनबी या थर्ड पार्टी है, उसके लिए प्रतिवादी दायित्वाधीन नहीं होगा। अगला है वैधानिक अधिकार, कोई ऐसा अधिकार जो है कानून के द्वारा प्रदान किया गया है, स्टेचुटरी अथॉरिटी है। ठीक है, वहां पर भी दायित्व नहीं बनता। ओके, एक और हम देख लेते हैं, वादी की सहमति तो देखी हमने, अगर वादी की गलती ही रही हो, वादी स्वयं क्या किया, वादी स्वयं क्या किया, शेर गार्डन उससे बाहर निकला, दूसरे रास्ते से जा रहा था, ठीक है, वादी दौड़ के गया शेर को पकड़ने, अभी तो मैं इसको पकड़ता हूँ, अभी तो मैं इसको आज बताता हूँ। ठीक है, ओके, अगर वादी ने खुद गलती की है तो नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो ये था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस। ठीक है, ओके, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट केस इसमें जो है ये है रॉयलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, 1868 का है। ठीक है, इसके जो जज थे उनका नाम था लॉर्ड ब्लैकबर्न, कुछ जजेस का नाम याद रखना जरूरी होता है, लिख दोगे एलएलबी एग्जाम में। ठीक है, ये तुम्हारा एलएलएम इत्यादि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ब्लैकबर्न नाम है इनका। ठीक है, बहुत सारे जज थे, ये चीफ थे। ठीक है, और इन्होंने ऊपर जो हमने लॉ परिभाषा देखी है ना, ठीक है, खतरनाक वस्तु अगर
जमीन से बाहर चली जाए और खतरा उत्पन्न करती है तो आप दायित्वाधीन होंगे, ठीक है। लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट फॉर एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंसेस इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ था इस केस में, जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके ध्यान से देखो इस चीज, कभी कोई अगर सिर्फ सिंगल केस लिख रहे हो तो कोशिश करो एक हेडिंग डालो फैक्ट की, क्या हुआ था, ठीक है। एक डालो जजमेंट की और तीसरी हेडिंग डालो निष्कर्ष, क्या महत्व हुआ, ठीक है। देखो इस केस में ना सबसे पहले हम लोग फैक्ट देखते हैं, क्या था। रॉयलैंड्स जो हैं, ये आराम से याद हो जाएगा। देखो इनके यहाँ इसमें लैंड्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें फ्लेचर है, ठीक है। रॉयलैंड्स के लिए आर और फ्लेचर के लिए एफ, ये दोनों क्या हैं, एक जमीन के मालिक हैं, ठीक है। इन्होंने रॉयलैंड्स ने अपनी जमीन पर एक जलाशय बनवाया, क्या बनवाया, जलाशय, ठीक है। ओके, और इनकी जमीन पर खदान है, ओके। इन्होंने जलाशय जो है किससे बनवाया है, मतलब खुद तो बनाएंगे नहीं, वर्कर से बनवाया था, ठीक है। ओके, इनकी जो यहाँ पर है नीचे पानी का रिसाव हो रहा था, इनको नहीं पता था, इनको पता नहीं था। और ये जो पानी है ये रिश्ता हुआ कहाँ चला गया, इनके खदान में चला गया। और अगर कोयले की खदान है स्पेशली, पानी भर जाता है तो खदान खराब, बाय बाय टाटा, ओके। खदान पूरा खराब हो गया, ठीक है। बहुत नुकसान हुआ फ्लेचर को। फ्लेचर ने क्या किया, हाउस ऑफ लॉ केस किया, ठीक है, और कहा कि हमें बहुत नुकसान हुआ है, इनसे हमें क्या दिलाई जाए, क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। रॉयलैंड्स ने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो मैं क्यों क्षतिपूर्ति दूं, ना ही मैंने जानबूझकर किया है, तो मैं क्यों क्षतिपूर्ति दूं। कोर्ट ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जस्टिस ब्लैकबर्न ने एक नियम दिया जो हमने ऊपर देखा था कि अगर खतरनाक वस्तु आप अपनी जगह पर लाते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अपनी भूमि पर ऐसी खतरनाक वस्तु लाता है जो नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, अगर वो वस्तु रिसाव कर जाए, स्केप कर जाए और किसी को हानिकारित करेगी तो वह व्यक्ति जिम्मेदार होगा, भले ही उसकी गलती नहीं हो। ये परिभाषा ऊपर हमने देखी, ठीक। तो जस्टिस हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि देखो पहले तो आप खतरनाक वस्तु लेकर आए हो, ठीक है, और वो वस्तु स्केप कर गई, क्योंकि देखो पानी, अगर सोचो अगर ढेर सारा पानी में अगर कोई गिर पड़े तो वो मर जाता है, तो पानी खतरनाक वस्तु तो है, ठीक है। और स्केप करके क्या कर गई, किसी व्यक्ति को नुकसान कर गया, ओके। खतरनाक वस्तु आपने जिस जमीन पर बनवाई थी उसका अननेचुरल यूज था, एक एलिमेंट ये भी होगा, है ना, अननेचुरल यूज। तो भैया और पांचवा एलिमेंट होगा कि हम सबको पता है कि अगर वस्तु खतरनाक है तो किसी को नुकसान हो सकती है, तो पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। ये सारे एलिमेंट हमने देखे ना ऊपर, है ना। फिर से हम तीसरी बार बता रहे हैं एलिमेंट सारे, एक बार परिभाषा के साथ तोड़ा, फिर अलग से बताया, फिर तीसरी बार। और आपका मामला अपवादों में नहीं आता, ठीक है। आपको क्षतिपूर्ति देनी होगी, आपको क्या देना होगा, क्षतिपूर्ति देनी होगी। इसके अलावा एक दो केस और हैं बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने डाला भी नहीं होगा, नोट्स में तो नहीं है, ओके ओके, बट एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं, ठीक है। चलो हम बता रहे हैं, एक केस बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बता दे रहे हैं, किसका नाम नहीं बता रहे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तुम लोग एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो। कहाँ गया एलिमेंट, कहाँ गया, इस वाले एग्जाम्पल में बाहर निकलने वाले में लिख सकते हो, ठीक है।
एक व्यक्ति अपने घर के अंदर जंगली पौधे लगाता है, जहरीले पौधे लगाता है, ठीक है, यहाँ बाहर निकलने वाले में, ठीक है, यहाँ लिखना एग्जाम्पल, एक्स अपने घर के अंदर एक जहरीला पौधा लगाता है, ठीक है, ओके। ये केस हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब प्रतिवादी का दायित्व अपवाद पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां केस का नाम बताएंगे। यहाँ एग्जाम्पल लिखना बस। और पेड़ की डाल बाहर आई रहती है, ठीक है, एक्स वाई का घोड़ा आता है और इस डाल को खाता है और जो घोड़ा है वहीं गिर के मर जाता है। कोर्ट के एक्स के ऊपर वाई केस किया कि सर हमें क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। एक्स ने कहा सर इनके घोड़े ने स्वयं आके खाया था, मेरी प्रॉपर्टी स्केप थोड़ी की है। कोर्ट ने कहा ऐसा है ना, जहां तक तुम्हारी चार दीवारी थी उसी के अंदर ही तुम्हारा पेड़ रहना चाहिए था, जहरीला पेड़ है, उसके बाहर जैसे ही डाल गई तुम्हारी वस्तु तुम्हारी जमीन से स्केप कर गई, तुमको क्षतिपूर्ति देनी होगी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिए एक सेकेंड बेटा, अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। पहले हमने देखा कि हमारे पेरेंट्स थोड़े से क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं और पिघल जाते हैं, लेकिन कभी कभी एब्सोल्युटली नहीं पिघलते, चाहे जितना कर लो, कठोर हो जाते हैं एकदम। फिर लोग कहते हैं तो उसके मम्मी पापा तो बड़े कठोर हैं यार, सुनते ही नहीं, मेरे मम्मी पापा तो बड़े कठोर हैं, ठीक है, ओके। ये रहा संपूर्ण दायित्व, पूर्ण दायित्व और एमसी मेहता का केस, तो हमें यही दोनों देखना है, सेम चीज है, ठीक है, ओके। ठीक है, सो क्या है एब्सोल्यूट दायित्व, ठीक है, ओके। देखो एक केस आया था एमसी मेहता, तो एमसी मेहता के नाम से बहुत सारे केस हैं, ठीक है। अगर तुम कभी बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन का केस पढ़ोगे आर्टिकल 21 पर, पर्यावरण पर स्पेशली, तो एमसी मेहता पर तुमको बहुत सारे केस दिखेंगे, अनगिनत केस दिखेंगे, ठीक है। तो कौन सा केस है इसके लिए तुमको जो है सन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो एमसी मेहता का केस पहले देखते हैं, फिर तुमको एब्सोल्यूट लायबिलिटी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट तुमको नहीं याद करना है, ठीक है। एक त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, ये वो केस नहीं है, बट एक त्रासदी हुई थी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी। उससे पहले भी एक त्रासदी हुई थी 1984 के आसपास, जिसको ओलियम गैस रिसाव कहते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया, आई थिंक 1985, इसमें 1987 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1987 लिख दे रहे हैं, लेकिन हुआ था ये केस जो हुआ था, ये हुआ था 1984 के आसपास, ठीक है। एंड आई थिंक एक सेकेंड, ठीक है, 1985 का था केस, ओके। क्या हुआ था इस केस में, एक ओलियम गैस होती है, ठीक है, थोड़ी सी जहरीली गैस होती है, नुकसानदायक होती है, ठीक है। दिल्ली में एक फर्टिलाइजर कंपनी थी, इसका नाम था सीरम फर्टिलाइजर प्लांट, सीरम फर्टिलाइजर प्लांट, और इस कंपनी की पाइपलाइन से गैस लीक हुई जिसका नाम था ओलियम गैस, ओके, और उससे नुकसान हुआ। एक्चुअली इस गैस में जो मरे थे ना, उससे ज़्यादा व्यक्ति नहीं मरे थे, लेकिन मरे थे, और स्पेशली जो मरे थे ना वो थे वकील, ठीक है, एडवोकेट साहब मरे थे, और कई लोग बीमार भी पड़े थे, ओके। कोर्ट में केस गया, कोर्ट में केस जब गया तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू हुई, ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, देखो एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं लागू हो रही हुई, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे केस गया,
और जो ओलियम सीरम फर्टिलाइजर प्लांट है वो कहाँ जाना चाहता था? अपवादों में कहाँ जाना चाहता? अपवाद वाली स्थिति विद्यमान थी, ठीक है। और अगर अपवाद वाली स्थिति बनी रहती तो जो पीड़ित थे, जो मर गए थे और जो जिंदा थे, जिनको नुकसान हुआ था, उनको कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। सीधी सी बात है। तब फिर ये केस आया, ठीक है। तब फिर ये केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है अपवादों को नहीं मानते, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अपवादों को नहीं मानते, ठीक है। ओके, सा गलती हो गई है, रुक जाओ, थोड़ा सा गलती हुई। सीरम फर्टिलाइजर नहीं है, तभी हम कह रहे हैं सीरम फर्टिलाइजर कह रहा, श्रीराम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। श्रीराम फर्टिलाइजर प्लांट था, ठीक है। ओके, 4 से 6 दिसंबर के बीच 1985 का ये केस है। और जो MC मेहता है यहाँ पे ना, इनको कुछ नहीं हुआ था ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ था। ये जो MC मेहता है, इनको कुछ नहीं हुआ था। ये क्या थे? सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है। और इन्होंने केस किया था। जो जस्टिस का नाम तुमको बहुत जरूरी से याद रखना है, वो है PN भगवती। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, सीजे जे लगाया जाता है जस्टिस के आगे ना, सीजे थे, चीफ जस्टिस PN भगवती। भूल जा गए थे हम, सॉरी। कभी भी जज के सामने नाम डायरेक्टली नहीं लिखा जाएगा, ना बोला जाएगा, ठीक। ओके, तो 1985 में एक केस आया था 4 to 6 दिसंबर के बीच में। दिसंबर में हुआ था। श्रीराम फर्टिलाइजर प्लांट से गैस लीक हुई, ओलियम गैस, ठीक। ओके, ऑफ कोर्स इतनी भयंकर गैस लीक हुई है, बहुत नुकसान हुआ। एक शायद वकील साहब, हाँ, एक वकील साहब की मृत्यु हुई थी, सिंगल, ठीक है। एक वकील साहब की मृत्यु हो गई थी, याद रखना। और बहुत सारे लोग बीमार भी पड़े थे, मृत्यु हुई थी, ठीक। स्ट्रीट लाइबिलिटी में केस गया था। श्रीराम फर्टिलाइजर बचाव लेने की कोशिश कर रहा था अपवादों का। PN भगवती आए, ठीक है। इन्होंने कहा ऐसा है, भारत में कोई अपवाद लागू नहीं होगा, हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को ही नहीं लागू करेंगे, हम लागू करेंगे नियम पूर्ण दायित्व का। क्या लागू करेंगे? पूर्ण दायित्व का, ठीक है। अपवाद मान्य नहीं है। अगर आप अपवाद मान्य नहीं है, कौन से अपवाद? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले। तथ्य मान्य है, तत्व मान्य है, ठीक है। तत्व मान्य है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के, सारे तत्व वही रहेंगे। आप खतरनाक वस्तु लाते हैं, रखते हैं, उसके स्केप होने के कारण किसी को नुकसान होता है, ठीक है, तो आप दायित्वाधीन होंगे, आप दायित्वाधीन होंगे, बट अपवाद नहीं माना जाएगा, आपको जो है क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें केस है, वो है भोपाल गैस त्रासदी। सॉरी, एक सेकंड बेटा, हम पानी पी लें। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, ये MC मेहता वाले केस से पुराना केस है, ठीक है। ये भी दिसंबर में हुआ था, 2 to 3 दिसंबर के बीच का केस है। 1984 में ये घटना घटित हुई भोपाल में, आधी रात्रि को 12 से 2 के बीच में, ठीक है। एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इसकी पाइपलाइन से, जिसमें बहुत दिन से मतलब पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम तो थी, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कुछ प्रॉब्लम थी, और आधी रात को एक जहरीली गैस निकली, इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो कभी कभी ये पूछता है कहीं करंट अफेयर में कि भोपाल
गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी उसका नाम क्या था? ठीक है, भोपाल आइसो साइनिटी, इसी में साइनिट रहेगा, ठीक है, ऐसे लिख देना, इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, कम से कम 3 से 4 हजार ऑन द रिकॉर्ड 3-4 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी और करीब 8-10 लोग घायल हुए थे। घायल कैसे हुए थे? बुरी तरीके से हुए थे। ठीक है, किसी की आंख चली गई, किसी का फेफड़ा, कोई यही नहीं, आज तक वहां पर कई बच्चे जो पैदा होते हैं ना, वो कई प्रकार की गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। इतिहास की कुछ भयानक घटनाओं में से एक है ये घटना। ठीक है, तुम सोचो, तुम सो रहे हो, सोते सोते अचानक तुमको सांस लेने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, अचानक तुम देख ना पाओ, तुम भागना शुरू करो, तुम भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचो, हॉस्पिटल में डॉक्टर तुमको देख के समझ नहीं पा रहा तुमको आखिर हुआ क्या है। फिर तुम्हारे पीछे, तुम पहला एक आए, तुम्हारे पीछे 1,000 लोग वैसे आ गए, जैसे कि मान लो कि जॉम्बी मूवी वगैरह में अचानक ढेर सारे जॉम्बी हो जाए। फिर खुद डॉक्टर साहब को भी वही प्रॉब्लम हो जाए, है ना, महामारी की तरह एकदम, मतलब सब कांप जाए, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे हाथ में मर रहे हैं वगैरह। ठीक है, ओके, देखो, इस केस में जो जस्टिस थे उनका जस्टिस का नाम था न्यायमूर्ति। तो हिंदी में जब लिखना तो लिखना न्यायमूर्ति। ठीक है, न्यायमूर्ति नाम जरूर याद रखना, VR कृष्णा अय्यर। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बहुत न्यायप्रिय हैं, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इन्होंने इस केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब कठोर दायित्व का नियम लागू किया था। अब देखो, अभी मैंने कहा कि इसके पहले, इसके बाद का केस है ऊपर वाला, MC मेहता वाला, जिसमें इस नियम की स्थापना हुई, जबकि ये केस पहले का है ना। तो क्यों क्यों MC मेहता इंपॉर्टेंट है? इस केस में अपवाद को समाप्त नहीं किया गया था, जबकि MC मेहता में अपवाद को समाप्त कर दिया गया और क्या कहा गया कि भारत में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू ही नहीं होगी। ठीक है, ओके, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। चलो रिवीजन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल देखा जाता है कठोर दायित्व। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कोई खतरनाक वस्तु अपनी जमीन पर लाता है और वो बाहर निकल जाती है तथा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, चाहे फिर उस व्यक्ति ने यह काम जानबूझकर किया हो या गलती से उसकी लापरवाही से हुआ हो, उसको नुकसान क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या क्या आवश्यक तत्व बने? पहला आवश्यक तत्व बना खतरनाक वस्तु अपनी जमीन पर लाया, जमीन का अप्राकृतिक रूप से यूज किया, वस्तु बाहर निकल गई, किसी को नुकसान पहुंचाया और ऐसे नुकसान का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। ठीक है, इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अगर जिसको नुकसान हुआ है उस वादी ने सहमति दी रही हो, दायित्व नहीं बनेगा। उस वादी की ही गलती रही हो तभी दायित्व हमारा नहीं बनेगा, मतलब जिसका वस्तु स्किप किया हुआ है। ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसी घटना हो गई हो, किसी तीसरे व्यक्ति ने इंटरफेयर किया हो या कोई वैधानिक अधिकार किसी व्यक्ति को रहा हो। ठीक है, उस व्यक्ति को रहा हो। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट केस था फ्लेचर वर्सेस रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, और इस केस में क्या हुआ रॉयलैंड्स वर्सेस फ्लेचर में कि रॉयलैंड्स जी ने अपनी जमीन पर जलाशय किया, बनवाया, अत्यधिक पानी भरा, नीचे से रिसाव हुआ, इनको जानकारी नहीं थी। बगल में फ्लेचर जी के यहाँ एक खदान थी, खदान पूरी तरीके से नष्ट हो गई, बहुत नुकसान हुआ फ्लेचर को। क्षतिपूर्ति का केस बना, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल लागू हुआ। ठीक है, फिर आता है पूर्ण दायित्व। भारत में एक केस आया MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 का यह केस है। श्रीराम फर्टिलाइजर प्लांट था, उसमें से एक जहरीली गैस दिल्ली में रिसाव हुआ, गैस का नाम था ओलियम, जिससे एक वकील की मृत्यु हुई। MC मेहता जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, कोर्ट गए, कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जो अपवाद हैं उनको मान्यता भारत में समाप्त कर दी और कहा कि भारत में एब्सोल्यूट लायबिलिटी लागू होगी। ठीक है, किसी भी प्रकार का बचाव नहीं दिया जाएगा। अगर खतरनाक वस्तु आपने रखी है, किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ति आप दोगे। जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे न्यायमूर्ति PN भगवती उस समय। ठीक है,
इससे पहले का भी एक केस है लेकिन उसमें अपवाद नहीं समाप्त किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। फैक्ट लिखना है तुमको, उसके बाद जजमेंट लिखना है इसमें। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसको हम जानते हैं। 2 से 3 दिसंबर की मध्यरात्रि में 1984 का ये केस है। एक गैस थी, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए टॉपिक बनता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, रात में रिसाव हुआ, 3 से 4 लाख लोग मरे, 15-20 लाख लोग प्रभावित हुए, आज भी प्रभावित है। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी के आधार पर जजमेंट दिया था। बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा इन सब के बारे में नहीं जानना है, ठीक है। ओके।